ऑफ एसिड एंड बेस पे हमारी क्लास को रोका था। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक से। तो अभी मैं तुम लोगों को रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स को बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे जो बातचीत करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, किसी भी एक एसिड की, वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, उसमें यानी कि आप ऐसा कह सकते हो इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में मैं कर रही हूँ। उसमें गलती से भी ऑर्गेनिक एसिड का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो आपके आगे जीओसी में आएंगे, तब हम लोग देखेंगे कि उस वक्त हमें क्या करना है। ठीक है, अच्छा, बट क्लास को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपको सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो आपका एक रिलेटिव कंसेप्ट है। जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि मान लेते हैं एक 3 महीने का बच्चा वर्सेस एक 3 साल के लड़के में कौन कंपटीशन जीता और कौन सुपीरियर हुआ। अब बहुत ही अच्छे से बोलेंगे कि हाँ 3 साल का बच्चा सुपीरियर हुआ, बट अगर उसी 3 साल के बच्चे की फाइट अगर मान लेते तुमसे यानी 13 साल के घोड़ों से करवाई जाए तो क्या होगा, तुम जीतोगे। एग्जैक्टली तो अब कौन सुपीरियर हुआ, आप सुपीरियर हुए। क्यों, 3 साल का बच्चा सुपीरियर था ना। तो देखो सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, हाँ, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये जो कंसेप्ट होते हैं रिलेटिव होते हैं। किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में हो सकता है आप स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी दूसरे पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में हो सकता है आप वीक हो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इस क्लास में बढ़ने से आगे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको पता होने चाहिए। वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में इससे पहले भी चर्चा की गई है। कहाँ पे की गई है चर्चा? पीरियोडिसिटी चैप्टर में। ठीक है, पीरियोडिसिटी चैप्टर में आप लोगों को मैंने जब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई थिंक मैं सिखा रही थी, यहाँ शायद वहीं पर, तो वहाँ पर मैंने एक टॉपिक सिखाया था जिसमें हम लोग कौन से ऑक्साइड्स, ठीक है, कौन से ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कौन से ऑक्साइड बेसिक्स होते हैं, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। नेचर ऑफ ऑक्साइड के अंडर एक टॉपिक था, वहाँ पे हमने ये सब टॉपिक पढ़ा था। बहुत बड़ा 1 घंटे का ऑलमोस्ट वो वीडियो था, उसमें मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस भी लिए थे। वो मैं तुम लोगों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ताकि जिनको देखना हो वो वाले वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। जिन्हें नहीं देखना है वो उनके लिए इतना वीडियो भी काफ़ी है, और जिनको याद है वो सारी चीज़ें वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो नोट्स में देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये तो पहले जानना होगा ना कि ऑक्साइड होता क्या है। जब भी कोई भी एलिमेंट, मैं मेटल नॉन मेटल नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, जब कोई भी एलिमेंट आप लोगों का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एलिमेंट प्लस O2 जो कंपाउंड तैयार होता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज आप लोगों का ऑक्साइड्स। ठीक है, ओके, ठीक है मैडम, खत्म बात। अब देखो, आपने 10 तक चीज़ें कैसी पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ाई हैं यार, मैं किसी और टीचर पे स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी ऐसे ही बताया कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, याद रखो। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, याद रखो। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया आपको कभी भी, बट ऐसा नहीं है। ये जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं ना, इन ऑक्साइड्स को पहले तो हम लोग ब्रॉडली टोटल 4 पार्ट्स में हम लोग इनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, मेटल का है, नॉन मेटल का है, वो तो उसका सेकेंडरी कंसेप्ट है। 4 पार्ट्स में आप इन ऑक्साइड्स को पहले तो क्लासीफाई करते हो। उन क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन मैं तुम्हें बताती हूँ वो होता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या होता है? एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। और उसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो एक हो जाएगा आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स, और ऑब्वियस है कि ये तो पूरी दुनिया को पता होता है। एक हो जाएगा आपके पास एसिडिक ऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा आपके पास कौन सा, बेसिक ऑक्साइड्स। इस तरीके से ऑक्साइड्स को 4 प्रकार में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। उस पुराने चैप्टर में भी सिखाया है, अभी फिर से सिखा दे रही हूँ ताकि चीज़ें रिवाइज हो सके। बट मेरा रिवीजन नहीं होना ज़रूरी, रिवीजन होना तुम्हारा ज़रूरी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स या नीट एग्ज़ाम या JEE एग्ज़ाम, MST एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो तुमको लिखनी है, मुझको ना लिखनी है। ठीक है, सब कुछ रिवीजन तुम्हारा होना ज़रूरी है।
अब पता नहीं क्यों लोगों को बहुत इच्छा होती है कि अला अतुल फतुल कुछ भी न्यूट्रल ऑक्साइड्स पता नहीं क्या से क्या क्या ढूंढ ढांड के लिख लेते हैं। याद रखें, जितना हमारा सिलेबस है, भगवान की कृपा से हमारे सिलेबस में मात्र 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, वो भी बहुत सिंपल से। एक है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी को याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक है आप लोगों का NO, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये है आपका N2O, खत्म। इन 3 ऑक्साइड्स को कहीं भी देखो, टिक मारो सीधा न्यूट्रल ऑक्साइड, इनके अलावा चौथा न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, ठीक है, बराबर। इन तीनों के अलावा आपके पास कोई चौथा न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। आपको अपने सिलेबस में इन्हीं तीनों, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स को याद रखना है, सिर्फ इन तीनों को। और भी ऐसे हो सकते हैं, अभी कुछ डेट में हो सकता है और डिस्कवर हो चुके हों, बट द मोस्ट कॉमन आर दीज 3: कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और N2O आप लोगों का नाइट्रस ऑक्साइड। ये एटलीस्ट ऐसे कुछ ऑक्साइड्स हैं जो आपके कंप्लीटली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। बाकी और भी डिस्कवर होते जा रहे हैं, जैसे मैंगनीज 4 अगर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ऐसे केस में उसका भी ऑक्साइड आपका न्यूट्रल होता है, बट वो सब आपको नहीं जाना। जो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं वो सब मत जाना। कई पगले तो वाटर को भी न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं, वाटर एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। अभी लास्ट का जो वीडियो तुमने देखा होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में, वहाँ बताया था ना कि अमोनिया, वाटर, ये लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स में आते हैं। चलो ठीक है, बट अभी उसके बिसाइड्स आपको एक लिस्ट याद रखनी है। देखो, मैं तो कभी भी किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए कोई निमोनिक्स नहीं तैयार करती हूँ, बट अगर फिर भी आपको कोई निमोनिक तैयार करने का शौक है तो आप कर सकते हो। वो शौक ये है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट जिंक का है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट बेरिलियम का है, कोई एलिमेंट आपके पास एल्यूमिनियम का है, गैलियम का है, ठीक है, आपके पास लेड का है, आपके पास मान लेते हैं टीन का है, ठीक है, या फिर अगर आपके पास क्रोमियम का है, एंटीमनी का है, एक मिनट, हाँ, एंटीमनी का है, आर्सेनिक का है, या फिर आपके पास वेनेडियम का है, तो इन एलिमेंट्स लोगों ने, ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स लोगों के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोट्रिक, ठीक है। जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी, उसको देख लेना, ठीक है। मैं दूंगी, मैंने प्लेलिस्ट देखो नहीं बनाई है उस चैप्टर की, अगर मुझे मिल गई तो मैं दे दूंगी, नहीं मिली तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ऐसे केस में इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फोट्रिक। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं, एम्फोट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बात तुम्हें याद रखनी है कि क्रोमियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, इनके हर ऑक्साइड्स आपके एम्फोट्रिक नहीं होते। अगर क्रोमियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंटीमनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उनके ऑक्साइड्स पे एम्फोट्रिक होंगे। और वेनेडियम में फिर ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको याद करना है। अब बचते हैं एसिडिक ऑक्साइड और फिर बचते हैं आपके पास बेसिक ऑक्साइड। तो देखो 10th तक हमारा दिमागी लेवल कैसा रहता था, वी डू थिंक कि अगर तुम एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहे हो तो भाई एसिडिक ऑक्साइड ना तो सिर्फ नॉन मेटल के ही होते हैं, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड ना भाई तो सिर्फ नॉन मेटल के ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। मेटल्स भी एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यस, सही सुना, मेटल्स भी एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, मेटल्स भी एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें अभी तक ऐसा लगता आ रहा है 10th स्टैंडर्ड तक कि एसिडिक ऑक्साइड सिर्फ नॉन मेटल्स बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एसिडिक ऑक्साइड मेटल्स भी बनाते हैं और एसिडिक ऑक्साइड आपके नॉन मेटल्स भी बनाते हैं। दोनों का काम है ये, ठीक है। ये काम किसका है, दोनों लोगों का है, दोनों बनाते हैं। हम लोग 10th तक भले ही उनको नहीं पढ़ते, बट ये बनाते आपके दोनों ही हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स दोनों शो करते हैं। अच्छा, अब जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स कौन शो करते हैं, हाँ, बेसिक ऑक्साइड जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के द्वारा दिए जाते हैं। नॉन मेटल्स कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है, किस चीज़ में, बेसिक ऑक्साइड्स में। नॉन मेटल्स कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, बेसिक ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा दिया जाता है, मेटल्स के द्वारा। अब समझते हैं कि कौन से मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड देंगे और कौन से मेटल्स आपके क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड देंगे।
जब भी आपको एक मेटल दिखे, सबसे पहले तो उसको एम्फोट्रिक वाली इस लिस्ट में चेक करो. फॉर एग्जाम्पल आई सेड एल्यूमिनियम, तो ये सोचने कभी भी मत लग जाओ कि यार मैं उसको एसिडिक ऑक्साइड बोलूँ कि यार मैं उसको बेसिक ऑक्साइड बोलूँ. आप ये देखो कि कहीं वो एल्यूमिनियम एम्फोट्रिक की लिस्ट में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एल्यूमिनियम एम्फोट्रिक की लिस्ट में है, ना तो तू एसिडिक है ना तो तू बेसिक है, तुम्हारा काम बच जाएगा. तो वेन एवर यू चेक आउट एनी टाइप ऑफ मेटल और अ नॉन मेटल, ऑलवेज गो towards what the list of amphoteric and check it whether it is an amphoteric oxide or not. अगर वो amphoteric oxide है तो बच गए, अगर वो amphoteric oxide नहीं है तब आपके लिए टेंशन की बात है. then you have to decide whether the metal will form acidic or basic. नॉन मेटल है तो सीधा मार दो कि वो एसिडिक होगा, ठीक है. हाँ, नॉन मेटल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो न्यूट्रल भी अगर नहीं है, एम्फोट्रिक भी नहीं है, नॉन मेटल, तो फिर डेफिनेटली वो आप लोगों का क्या होगा, एसिडिक ही होगा. बट मेटल्स के केस में क्या, अगर मेटल्स आपको जब भी एक फॉर्मूला दिया जाए उस मेटल की आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए. आप उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए. अगर वहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 दिख रही है, +6 दिख रही है, +7 दिख रही है, तो आप कह दीजिएगा कि हाँ वो मेरा मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है, वो मेरा मेटल क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड. अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिख रही है, +2 दिख रही है, +3 दिख रही है, तो कह देना कि हाँ वो मेरा मेटल क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड. ठीक है, बस खत्म हो गई कहानी, बस खत्म. हाँ, इनमें छोटे छोटे से 2 नन्हे मुन्ने से एक्सेप्शंस हैं कि जो V2O5 है, ठीक है, आपका वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, ये V2O, अरे यार 1 मिनट, हाँ ये क्या हो गया, 2 मिनट. ये जो आपका V2O5 है, ये V2O5, इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, कितनी आती है वेनेडियम की, +5. ठीक है, किसकी आती है, +5. लेकिन ये आप लोगों का एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, नॉट एसिडिक. क्यों ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि वेनेडियम जब +5 में होता है तो वह एम्फोट्रिक होता है. तो इसीलिए कहा था कि जब भी किसी मेटल या किसी कंपाउंड के ऑक्साइड का ये बताना हो कि वो एसिडिक है कि वो बेसिक है, तो आप क्या करो, पहले उसको तुरंत, अगर वो एसिडिक है या बेसिक है तो उसको न्यूट्रल और एम्फोट्रिक के लिस्ट में चेक कर लो. अगर एसिडिक और न्यूट्रल की एम्फोट्रिक में पाया गया लिस्ट में, तो आपका तो आधे से ज़्यादा काम बच जाता है. ठीक है, अच्छा. और सिमिलरली बेसिक ऑक्साइड्स वो मेटल बनाते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन से +1 +2 +3 होती है. अगेन एक एक्सेप्शन के साथ, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है आप लोगों का Cr2O3. ठीक है, ये Cr2O3 आप लोगों का बेसिक नहीं है. अगर तुम यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो +3 आएगी. और राइट साइड में देखो, एम्फोट्रिक के नीचे मैंने लिख के रखा है कि अगर कल को आपका क्रोमियम +3 होता है तो +3 वाला क्रोमियम एम्फोट्रिक में आता है, इसीलिए ये +3 होने के बावजूद भी बेसिक नहीं है. और फिर जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स, ठीक है, ऑल नॉन मेटल्स आपके क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड. सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड, सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर. तो जब भी नॉन मेटल दिमाग में आए तो नॉन मेटल भाई न्यूट्रल बना सकता है या तो एसिडिक बना सकता है. ठीक है, चलो अब इसको एक बार हम लोग फिर से पॉइंट नंबर 2 लिखकर इसको समराइज कर लेते हैं. समराइज कुछ इस प्रकार से है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स तीनों प्रकार के ऑक्साइड्स बना सकते हैं. मेटल्स कितने प्रकार के ऑक्साइड्स बना सकते हैं, टोटल 3 प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते हैं आपके महाराज मेटल लोग. पहला, मेटल एक बेसिक ऑक्साइड भी बना सकता है. मेटल आप लोगों का एक एसिडिक ऑक्साइड भी बना सकता है, और साथ ही साथ में मेटल जो होता है वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड भी बना सकता है. ठीक है, तो अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 आती है तो बेसिक, +5 +6 +7 आती है तो एसिडिक, और +4 आती है तो एम्फोट्रिक. और खुशकिस्मत हो, लिस्ट हमेशा चेक करना, लिस्ट चेक कर लोगे, कोई उसमें अगर दिख गया तुम्हें, भले ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होना हो, उस मेटल को डाल देना एम्फोट्रिक में. लेकिन जो आपके भाई लोग नॉन मेटल्स के होते हैं, उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है कि वो 3 प्रकार की स्पीशीज बना सकें. वो मात्र 2 टाइप की स्पीशीज बना पाते हैं. ठीक है, एक होता है या तो वो न्यूट्रल बनाएंगे, और दूसरा होता है या तो वो एसिडिक बनाएंगे. खत्म. और न्यूट्रल वाले हमें से 3 ही याद रखने हैं हमारे सिलेबस में. कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, बस खत्म. यही 3 आपको याद रखने हैं.
और इधर एसिडिक में तो रिमेनिंग मेटल, अब रिमेनिंग जो न्यूट्रल में नहीं आया तो वो सारे के सारे नॉन मेटल्स आपके क्या बना लेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। आर यू डन? खत्म। तो ये आपकी काफ़ी हद तक समस्या का समाधान है ये चार्ट। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड डिस्कशंस अगर मुझे वो वीडियो की लिंक मिल गई तो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। शेयर कर देने से तुम लोग उस एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को देख सकते हो जो कि मैंने पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में बताए थे। चलो, तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब चौथे पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आते हैं। ये चौथा पॉइंट ऑफ क्या है? बेसिकली जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो मुझे तुम्हें ये बताना है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हम ये कर रहे हैं, हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम जांच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम जांच रहे हैं, बराबर, ये हमारा काम है। तो एक बात तुम हमेशा याद रखोगे इस चीज़ का कि जो भी आपके ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड्स, फिलहाल जो आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं, अगर आपको उन ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करनी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपको बातचीत करनी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। सेंट्रल एटम पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आप लोगों का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन दो चीज़ों पे एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। अब इन्हीं दो चीज़ों पे क्यों डिपेंड करता है, ये पीरियोडिसिटी में सिखाया है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है, बराबर। अगर उसकी भी मुझे लिंक दिखती है तो मैं वो भी डाल दूंगी, ठीक है, ताकि तुम उसको देख सको, जो लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितना ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, जितनी ज़्यादा उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो स्पीशीज उतनी ज़्यादा एसिडिक कहलाएगी। अब खुद सोचो, सिर्फ पहली लाइन को देखो। पहली लाइन को अगर मैं पकड़ूं तो मैं अपना पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट का मतलब समझते हो ना, पीरियड में जा रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड। छोटी सी अपनी बुद्धि चलाओ, छोटी सी। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि घटती है, खुद सोचो। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे वो नोबल गैसेस को छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ही डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि छोड़ो उसको। बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों की क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो ऑब्वियस है कि आप लोगों को एसिडिक सब्सटेंस या फिर एसिडिक नेचर आप लोगों का क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या ये बात भेजे में जा रही है? एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ गए? बस खत्म। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, खत्म हो गई कहानी। एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एसिडिक नेचर भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस ले लेते हैं ना, क्वेश्चंस की कमी थोड़ी ना है, क्वेश्चंस लोगे करोगे तभी तो सीखोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया HOI, आपको बोला गया HOBr, आपको बोला गया HOCl। इन्हें कंपेयर करो डिपेंड मतलब उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे, क्योंकि हमारी क्लास का टॉपिक ही यही है कि तो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करो, इसके हिसाब से अरेंज करो, है ना। आप उसको उसके हिसाब से अरेंज करके मुझको दे दो। अच्छा ठीक है, तो और भी दे देती हूँ, इसको कंपेयर करो और उसके बाद चेक करके मुझे बताओ। वीडियो को पॉज करना और चेक करना क्या तुम्हारा आंसर मेरे दिए हुए आंसर के साथ मैच किया कि नहीं किया। चलो शुरू करें। तो क्वेश्चंस हैं ये 3, इन तीनों के आंसर्स तुम्हें बताने हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में H तीनों में कॉमन है, कॉमन चीज को तो देखना ही नहीं। O तीनों में कॉमन है, देखना ही नहीं। जो अनकॉमन चीज है उसको देखो, I है, इधर Br है, इधर Cl है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर तुमको याद नहीं है तो यार तुम तो फिर गजब ही हो, अलग ही दुनिया के हो। फिर तो मैं क्या बोलूँ, उसमें तो कुछ कमेंट ही नहीं है, नो कमेंट्स। तो अब बताइए क्या होगा यहाँ पे, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की,
ठीक है, और आयोडीन की सबसे कम। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो क्या आएगा इसका आंसर, HOCl की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू HOBr और एज कंपेयर टू HOI ऐसे। खत्म। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट वाले में एक इंसान को ऐसा लग सकता है यार इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो देखो इसमें भी कॉमन है, नज़र से देखो तो सही। यहाँ पे बोलोगे तुम HH भी तो कॉमन है, ठीक है, माना कि HH कॉमन है, बाकी चीज़ को देखो ना, यहाँ पे आयोडीन है या सल्फर है या फॉस्फोरस है या सिलिकॉन है। अब थोड़ा सा अगर तुम्हारी आंखों के सामने पीरियोडिक टेबल अगर तुम्हें घूमता हुआ दिख रहा है, जो कि दिखना चाहिए, ठीक है, जो कि दिखना चाहिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो महान आत्माएं हैं आपकी, सिलिकॉन, ठीक है, अच्छा, फॉस्फोरस, ओके, सल्फर, ओके, ये सभी के सभी महान प्राणी आपके थर्ड पीरियड के, ये सभी के सभी महान प्राणी कहाँ के, थर्ड पीरियड के। बट ये जो महान प्राणी है ये थर्ड पीरियड का नहीं है, ठीक है, ये जो आयोडीन नामक बला है ये थर्ड पीरियड की बला नहीं है, ये थर्ड पीरियड से भी बहुत ज़्यादा क्या है, नीचे पड़ी हुई चीज़ है, ये थर्ड पीरियड की स्पीशीज नहीं है। तो अभी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी भी पुरानी क्लास की अगर तुम्हें याद है तो इतना तो भगवान कसम सबको पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ कि HI, चलो HI सबसे नीचे आया, मतलब I जो है वो सबसे नीचे आएगा, ठीक है। अब आती है बात सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन की। तो इनमें बताओ क्या करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन तीनों में सबसे कम किसकी होगी, ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, तो तुम बता दो। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एक ही चीज़ होती है, वो ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनमें से किसकी हुई, आप लोगों के, किसकी हुई, आपके सल्फर की हुई। इतना तो समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इन तीनों में, आखिरी के तीनों में कंपैरिजन करूं तो क्या होगा बताओ, ऑर्डर होगा H2S, उसके बाद PH3 और उसके बाद होगा SiH4, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक दिक्कत आती है एक इंसान को कि यार इसमें अब मैं आयोडीन को कहाँ डालूं, अब एक बंदा या बंदी ये तो रट के बैठ नहीं सकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यार याद करोगे तुम, नहीं कर सकते ना। लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए इसको टू बी नोटेड या रिमेंबर रखना कि जो आयोडीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है, ठीक है, और देयरफॉर आपका आयोडीन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। या फिर एक तरीके से ये भी लॉजिक दिया जा सकता है कि आयोडीन का जो साइज़ है वो इतना बड़ा है और H का साइज़ इतना छोटा है, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो देयरफॉर वो तुरंत टूट जाता है, और जो चीज़ तुरंत टूट जाती है वो पटाख से क्या करती है, अपने अंदर से H दे देती है। इस तरीके से इसका करेक्ट जस्टिफिकेशन है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जाओगे तो भी आपको पता चलेगा, आयोडीन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 के आसपास कुछ होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही 2.5 के आसपास होती है सल्फर की, ठीक है, स्लाइटली उससे ज़्यादा है। चलो नीचे में आ जाओ। ये देखो टेंशन नहीं देते, क्यों टेंशन नहीं देते, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, चारों के चारों एक ही पीरियड के हैं, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ किसकी हुई, CH4 की, सबसे ज़्यादा किसकी हुई, HF की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका कौन होगा, HF, उससे कम H2O, ठीक है, उससे कम आपका अमोनिया, और उससे कम आप लोगों का कौन, मीथेन। अब लोगों को डाउट आएगा मैम मीथेन एसिड है क्या, तो देखो एसिड या बेस होना ये एक रिलेटिव टर्म है। कैसी टर्म है ये, एक रिलेटिव। कोई स्पीशीज अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो क्या उसके अंदर ये मैं कह सकती हूँ कि बेसिक कैरेक्टर नहीं होगा, नहीं, उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होगा, बट बहुत 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 कम एक्सटेंट तक होगा। एक और करो इस क्वेश्चन में, बताओ किसको देखोगे, I को, Cl को, Br को, बताओ किसका सबसे ज़्यादा आएगा एसिडिक कैरेक्टर, ये इसका, ये ऑर्डर बैठेगा है ना, ये ऑर्डर आ जाएगा आपका, ये देखो डन, यहाँ पे ये हमारा डन, खत्म, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहला रूल पढ़ लिया, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में ही मैंने तुम्हें रूल्स भी सिखा दिए पूरे, ठीक है। नोट्स नंबर 1 में पूरा एक पार्ट सिखा दिया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ये वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
अदरवाइज मैं कल तो बाप रे एक ही वीडियो 6 बार बना चुकी थी और मैं पागल ही हो गई थी ऑलमोस्ट। अभी वो फिर से बना के मुझे अपलोड करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स वाला। चलो 6वां नोट। अब जो 6वां नोट नहीं आएगा अभी, तो अभी हम लोगों ने किसकी बात की थी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की ना। अच्छा चलो 6वां ही दे देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप की, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इतना तो हमको पता है कि जब जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाते वक्त इलेक्ट्रो नेगेटिविटी घटती है, लेकिन टॉप टू बॉटम जाते वक्त ग्रुप में, यानी कि आप डोमिनेटिंग फैक्टर किसको डिसाइड करेंगे, डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे होगा एटॉमिक साइज, ठीक है। यहाँ पे आपका डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, एटॉमिक साइज, याद रखें। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, एटॉमिक साइज। यहाँ पे ग्रुप में जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इज्जत नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे। हमने पीरियड में उसको इज्जत क्यों दी, क्योंकि पीरियड में एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच के इसमें साइज कंपेरेबल क्या था, इस वजह से वहाँ पे साइज ऑलमोस्ट सेम होता था, है ना, देयरफॉर, ठीक है। चलो समझ में आ रही बात। हाँ, अब एक बार खुद सोचो, इमेजिन एक छोटा सा एच है, छोटू सा एच, उस छोटू से एच को मैंने हम्पी डम्पी के साथ क्लब कर दिया, ठीक है, और मान लेते हैं उसी छोटू से एच को एक बार मैंने चीटी के साथ ज्वाइन कर दिया। बताओ किसके बीच की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, हम्पी डम्पी और एच के बीच की कि चीटी और एच के बीच की। ऑब्वियस है चीटी और एच का साइज कंपैरेबल होगा, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी। ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होने की वजह से उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो एच टूटेगा नहीं, और एच टूटेगा नहीं तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। क्या मेरी ये बड़बड़ समझ में आई? मैं लिख देती हूँ इस चीज़ को। देखो क्या कहा मैंने, इफ बॉन्डिंग बिटवीन एच एंड अदर एटम इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर आपके पास जो दूसरा एटम है और उस एच के बीच की जो बॉन्डिंग है, अगर वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है बताओ, कि उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ऐसे केस में वहाँ से एच टूटने वाला नहीं है ना, या फिर कह सकते हो विल नॉट ईजीली ब्रेक, वो ईजीली नहीं टूटेगा। और जो चीज़ ईजीली अपना एच नहीं देगी, उस ईजीली चीज़ क्या कहते हैं, अपना एच ईजीली नहीं देने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। क्या कहेंगे, वीक एसिड। तो अब तुम मुझे बताओ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कब होती है, ठीक है, व्हेन साइज ऑफ एच एंड अदर एटम इज ऑलमोस्ट सिमिलर। मैं ये नहीं कहती हूं कि दोनों सिमिलर होंगे, सिमिलर कैसे हो सकती है यार दो स्पीशीज, बट अगर साइज दोनों सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, तो साइज के ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से क्या होगा, उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ओवरलैपिंग मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो उनके बीच में अच्छी ओवरलैपिंग होगी, गुड ओवरलैपिंग, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में बताई है। तो मुझे ही लगता है कि इंसान अगर वहां से चीजों को ठीक से देखता हुआ आ रहा है तो उसको अब मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं यार कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसने चीजों को सीक्वेंशियली देखा है उसको सब चीजें समझ में आती हैं, बट सीक्वेंशियली देखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि आपको साइज अगर आपने सिमिलर लिया तो आपको कैसा एसिड मिलेगा, वीक। आपको कैसा एसिड मिलेगा, वीक। अब आप एच के साइज को तो वेरी कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स की। उसमें एच का होना तो कंपलसरी है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स में एच का होना तो कंपलसरी है। तो एच को साइज को तो आप वेरी कर नहीं सकते। एच के साथ जो एटम एसोसिएट होने वाला है, उस एसोसिएट होने वाले एटम का आप क्या कर सकते हो, आप उसके साइज को कभी छोटा बड़ा कर सकते हो, कभी नाइट्रोजन ले लिया, कभी ऑक्सीजन ले लिया, कभी फास्फोरस ले लिया, कभी आयोडीन ले लिया, ये आप कर सकते हो। तो यानी कि एच के साथ जो एलिमेंट जुड़ता है, अगर उस एच के साथ जुड़ने वाले एलिमेंट का साइज बड़ा है, ठीक है, अगर उसके साइज क्या है, उसका बड़ा है, तो एटॉमिक साइज बड़े रहने से ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, एच टूट जाएगा। और एच के टूटने को ही हम क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहेंगे, गुड एसिड कहेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक साइज का और आपके, ठीक है, क्या कहते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का कैसा रिलेशनशिप चलता है,
डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ऐसे एटॉमिक साइज को कब प्रेफरेंस दोगे? जब आप बातचीत काय में कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो। जब बातचीत पीरियड में कर रहे हो तो किसको प्रेफरेंस दोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, क्योंकि पीरियड में एटॉमिक साइज में कोई खास वेरिएशन नहीं होता है ना, इसीलिए। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन देख लो। देखो आपको मैंने ये दे दी है 4 एसिड, HF, वही जो अभी इसके बाद ये दे दिया आपके पसंद 4 एसिड्स। बोलो तो अभी क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताओ क्या होगा? किसका साइज सबसे बड़ा है? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो ऐसे में सबसे अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? आयोडीन की, फिर HBr की, फिर HCl की, और फिर HF की। यही सेम चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? 3rd चैप्टर में पीरियोडिसिटी में, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था तो भी एग्जाम्पल लिया था, एक बार टेस्ट पेपर में भी दिया था, और एक बार ये केमिकल बॉन्डिंग में यही सेम ओवरलैपिंग का कंसेप्ट सिखाते वक्त भी एक एग्जाम्पल लिया था, और अभी मैं फिर से ले रही हूँ। तो इतनी बार अगर कोई एग्जाम्पल आपके इसमें रिपीट हो रहा है तो आपके दिमाग में अभी तक उसके फॉसिल्स क्रिएट हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो। जैसे H2O है, H2SE है। कौन है ये लोग? ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स हैं। इन्हें आप अरेंज करिए। बोलिए इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है उसको भूल जाओ, जो वेरी कर रहा है उसको देखो। ऑक्सीजन, सिलीनियम, टेलीरियम, सल्फर। जब आप अलोंग द ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो इनमें सबसे नीचे किसका साइज आता है? सबसे बड़ा साइज इनमें से किसका है? किसी को अगर ग्रुप नंबर 16 याद नहीं है तो यार देखो याद कर लो, पी ब्लॉक में तो करना ही पड़ेगा, और अभी से करते जाओगे तो आगे आने वाले 12 तक तो याद हो ही जाता है, ठीक है। पहले आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, सल्फर के नीचे आता है सिलीनियम, सिलीनियम के नीचे आता है टेलीरियम, ठीक है। बराबर बराबर OCT, 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 ऐसे याद रखो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम। इतना तो हर गधे को पता होता है कि पहले ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है। एक इंसान को ना कंफ्यूजन सिलीनियम और टेलीरियम में होता है, तो याद रखना OCT, यानी कि T आखिरी में है, टेलीरियम आखिरी में। तो सबसे बड़ा साइज टेलीरियम का होगा, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर भी टेलीरियम का होगा, ठीक है। उससे छोटा साइज सिलीनियम का होगा, ठीक है। उससे छोटा साइज सल्फर का होगा, और सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का होगा। इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर आप लोगों के ऑक्सीजन का सबसे, मतलब वाटर का सबसे कम है। क्या ये नियम समझे? बिल्कुल समझ गए। तो ये हमने पढ़ लिया रूल नंबर 6। ऑलमोस्ट ये वाले रूल्स हम लोगों के वैलिड होते हैं, ऑलमोस्ट ये वाले रूल्स हम लोगों के वैलिड होते हैं। कहाँ वैलिड नहीं होते वो भी मैं इस वीडियो में सारे पॉइंट्स के साथ इस चीज को अच्छे से बता दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बातचीत की जा रही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैशिंग हीरो ऑफ द सेशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज ऑक्सी एसिड्स। अब ये ऑक्सी एसिड्स क्या है? इन ऑक्सी एसिड्स पर मैंने पूरी की पूरी आई थिंक 2 क्लास केमिकल बॉन्डिंग में समर्पित की है अच्छे डिटेल में, जिसको मैंने कहा भी था 12th वालों को कि देख लेना। लेकिन अब तुमने अगर देखी नहीं है यार तो वो चीज़ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी, बट अभी नहीं, बाद में। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में वो पी ब्लॉक में वो टॉपिक इस साल हुआ तो, लास्ट ईयर तक तो था, इस साल आई थिंक क्योंकि सब कुछ अपडेट हुआ है, डिलीट हुआ है, अगर हुआ तो मैं भेजूंगी, नहीं तो तुम्हें मत देखो, टेंशन ना लो। अब फॉर एग्जाम्पल अब किसी को पता नहीं है कि ऑक्सी एसिड किस चीज़ को कहते हैं, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म ऑक्सी एसिड्स। तो पहले तो ऑक्सी एसिड्स कहा किसको जाता है आपको ये पता होना चाहिए। अब एसिड्स की बात की जा रही है और H ना हो तो वो कैसा एसिड भाई? तो ऑक्सी एसिड्स में आप लोगों को H तो मिलेगा, ठीक है, आपको H तो मिलेगा, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी होगी कि आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑक्सी एसिड्स में आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का क्या होता है, एक O भी होता है, आप लोगों का क्या होता है, O भी होता है। तो ऑक्सी एसिड्स में O रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? आप लोगों का O रहेगा, O और H, O और H, ऑक्सी एसिड्स में O और H, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स के कुछ रूल्स हैं। ऑक्सी एसिड्स में याद रखना टोटल चलते हैं 4 रूल्स। कितने रूल्स चलते हैं ऑक्सी एसिड्स में? टोटल चलते हैं इसमें 4 रूल्स। 4 रूल्स में से मैं एक एक रूल आपको बताती जाती हूँ, ठीक है, उनको समझते जाओ। पहला रूल चलता है वही जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं,
बताओ क्या पढ़ के आए, ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पढ़कर आए हैं। तो ऑक्सी एसिड्स में भी वही रूल सेम यहाँ पर चलता है। लिख देते हैं। पहला रूल ये है कि जितनी ज़्यादा आप लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहेगी उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। खत्म कहानी, ठीक है, खत्म। ठीक है, इन्हीं को ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। देखो इनमें इनको ऑक्सी एसिड्स कहते हैं, HOI, HOBr, HOCl, इन्हीं को ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। ठीक है ना, बराबर, इन्हीं को ऑक्सी एसिड्स कहते हैं, जिनमें ऑक्सीजन और H इनके बीच में बॉन्ड है, O और H का आपको दिख रहा है। ओके, ये पहला कंसेप्ट हो गया। बट मान लो आपको मैंने कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिसमें ये पैटर्न ही नहीं है। अब जैसे इस वाले ऑक्सी एसिड में क्या पैटर्न था, H और O के अलावा जो चीज़ वेरी हो रही थी वो थी I, फिर Br, फिर क्लोरीन, मतलब मेटल या नॉन मेटल या एलिमेंट बोलो, वो एलिमेंट चेंज हो रहा था। अब मान लेते हैं मैंने ऐसे ऑक्सी एसिड्स आपको दे दिए, ठीक है, जिनमें मेटल चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, जिनमें मेटल ही चेंज नहीं हो रहा, जिनमें मेटल ही चेंज नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे। ठीक है, हैविंग, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन ये लिख रहे हैं हैविंग डिफरेंट मेटल्स। जब आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तब ये पहली कैटेगरी। ठीक है, ये पहली कैटेगरी। अच्छा, अब बी, ये कौन सी कैटेगरी होगी, हैविंग सेम एलिमेंट्स। अगर आपके पास सेम एलिमेंट्स हैं तब बोलो क्या करोगे, तब क्या यही वाला रूल लगाओगे, तब ये वाला रूल लगा सकते हो क्या, नहीं यार तब तो नहीं लगा सकते। फिर अब गाड़ी अटक गई हमारी। तो अब यहाँ पे देखो, फिर ये रूल लगेगा, आपको वहाँ पे हर ऑक्सी एसिड की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। क्या निकालना है वहाँ पे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ठीक है, और जितनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, आप लोगों का ऑक्सी एसिड उतना ताकतवर होगा। ऐसा बोलो क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो इसमें आपको अब ये पता करना पड़ेगा प्रीवियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस देखकर कि मैंने वहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वीडियोस देखने पड़ेंगे। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको कुछ भी याद नहीं है, जिनका ये काम चल रहा है आगे पार्ट पीछे सपाट, उनकी तो नैया फिर डूबने से कोई नहीं बता सकता। क्या करोगे यार उसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों के रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं, अब कभी कभी हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, ये तो हो गए यार, 2 रूल हो गए, मैं फालतू ही और बना रही हूँ। हो गए, ये 2 हो गए। अच्छा, इसमें अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो फिर यही एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोगों की क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, साइज के। लेकिन ये वाली कंडीशन कब एप्लीकेबल है, ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। और ये ऊपर वाली कंडीशन कब एप्लीकेबल है, जब आप पीरियड में चल रहे हो। ठीक है, तो ग्रुप और पीरियड का ख्याल आपको ऑक्सी एसिड्स में भी रखना है। ठीक है ना, बराबर। अच्छा, तो समझ में आ गया बस। और ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर तुम्हारे शैतानी खोपड़ी में ये सवाल आ रहा हो कि मैडम एलिमेंट भी सेम कर देते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम कर देते हैं, वो ऐसा मत सोचना। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चीज़ें दी गई हैं HClO4, H2SiO4, H3PO4, H2SO4। चलो बोलो क्या होगा। पहले तो ये ऑक्सी एसिड्स हैं, वेल डन है, अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या करें, इनमें क्या सेम वेरी कर रहा है, क्लोरीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। अपने दिमाग के घोड़े चलाओ, ये ग्रुप के लोग हैं कि पीरियड के लोग हैं, तो ये लोग सभी के सभी थर्ड पीरियड के लोग हैं। ठीक है, पहले सिलिकॉन आता है, उसके बाद फिर फॉस्फोरस आता है, फिर सल्फर आता है, फिर क्लोरीन आता है पीरियोडिक टेबल में। इतनी इमेजिनेशन पावर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 11th की एंडिंग में आ गए हो, अगर ये सब अभी इमेजिन नहीं कर पाओगे तो नहीं कब करोगे। फिर लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। ठीक है, तो बताओ इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी। इसके लिए क्या हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, नहीं, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, खत्म। तो बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, क्लोरीन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ होगी HClO4 की, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, सिलिकॉन की। तो सबसे कम किसकी होगी, सिलिकॉन की। ये ऑर्डर चलेगा।
ठीक है, ये ऑर्डर आपका चलेगा। ये इस तरीके से ऑक्सी एसिड्स के सवाल आपको सॉल्व करने थे। कुछ रुको, मैंने उल्टा सीधा लिख दिया क्या? हाँ, यहाँ पे H2SO4 आएगा और फिर यहाँ पे H3PO4 आएगा। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपको दे दिया गया HNO3, फिर दे दिया गया H2SO4, HNO2 और H2SO3। अब बोलो, अब देखो इसमें ध्यान से देखना, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है क्योंकि नाइट्रोजन सल्फर है, वैसे ही नाइट्रोजन सल्फर कंपैरिजन किया जा सकता है। अब लेकिन क्या करें, एलिमेंट्स यहाँ सेम आ रहे हैं, तो एक बार बहुत ही शांति से बैठते हैं, पहले इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लो जिनमें सेम एलिमेंट्स हैं। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लो जिनमें सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पहले ये काम कर लेते हैं हम लोग। तो सेम एलिमेंट्स के केस में मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो HNO3 में अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूंगी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है आपका +5। अगर मैं HNO2 की बात करूं तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है +3। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे H2SO4 की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी +6, और H2SO3 की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी +4। ये कुछ इस प्रकार से समझ में आ रही है बात? ओके, अब यहाँ पर बताओ नियम क्या है? जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? H2SO4 का, फिर किसका होगा? HNO3 का, और फिर किसका होगा? H2SO3 का, और फिर किसका होगा? HNO2 का। ठीक है, पेपर में एक इंसान को ध्यान ही नहीं आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से काम करने। पॉइंट नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए ना एसिड्स का नाम क्या है। जिन्होंने ऑक्सी एसिड्स का वीडियो देखा है उन्हें पता है, और जिनको नहीं पता है वो याद रखो। H2SO4 को तो पूरी दुनिया जानती है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, वैसे ही नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली पर्टिकुलर चीजें, बस डन। थोड़े बहुत और एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस हम देख लेते हैं ताकि टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है HClO2, फिर दिया है HClO3, HClO और HClO4। बताओ, क्लोरीन 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 सेम, क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। यहाँ पे कितना है? +5। यहाँ पे कितना है? +1। और यहाँ पे कितना है? +7। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा HClO4 सबसे ज़्यादा, फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HClO। अब इसमें ना कई लोगों को मैंने उल्टे फुलटे कंसेप्ट बनाते हुए भी देखा है कि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। ऐसा मत करना, ये फालतू की चीज़ें। हाँ, जो सिखाया जा रहा है उस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो। अगर कुछ भी अपने लॉजिक या कंसेप्ट बना रहे हो तो एक बार उसको ना एक अच्छी रेफरेंस बुक से या कहीं से भी या मुझसे वेरीफाई करवा लो कि आपके द्वारा बनाया वो लॉजिक को सही है कि नहीं है। ठीक है, अब चलो इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन करना है HNO3 वर्सेस HPO3। अब क्या करोगे? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे? कौन गधा निकालेगा? नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिफरेंट एलिमेंट्स कौन निकालता है? कोई नहीं निकालता है। बताओ, ये पीरियड है कि ग्रुप है? ये ग्रुप है। नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, तो क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। किसका साइज बड़ा होता है? जो नीचे आता है उसका साइज बड़ा होता है। फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपके फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी। ऐसा लगता है? अब नहीं, यही है आपका सबसे बड़ा डेंजर। ये वो पॉइंट है जहां पे डेंजर का सिंबल लगा दो। ठीक है, यहाँ पे डेंजर का एकदम सिंबल लगा दो। एकदम डेंजर मतलब डेंजर। अब क्या करें? अब तो गड़बड़ लग रही है। क्यों? यहाँ पे डेंजर क्यों लगाया है? देखो, ये जो मैंने ऊपर रूल लिखवाया था ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज में ग्रुप में, इस चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, रूल। ठीक है, यूज व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आ रही है
तो ही यूज करना। अब ये जो केस है, इस केस में आप लोगों के इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओ तो यहाँ पे आ रही है +5, यहाँ पे आ रही है +5। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पर आप लोगों की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये लॉजिक मत लगाना, ठीक है। ऐसे केस में यहाँ पे मैं एक रूल ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एक रूल ऐड कर देती हूँ। आपका तीसरा वाला, ये देखो, ये तीसरा वाला सी, यहाँ पे आप लोगों के हैविंग डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, बोलो, सेम है। तो जब ये दो नियम चल रहे हो कि एलिमेंट डिफरेंट है और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तब आप रूल ये लगाओगे कि जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, ठीक है। और लगे तो एक काम करो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अपना डी पॉइंट बना दो, ठीक है। और इस पॉइंट की हेडिंग दे देना हैविंग डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट दे देना ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट, ठीक है। ये ऐसा कर देना, तब जाके आपको ये रूल लगाना है। तो अब इस हिसाब से HNO3 वर्सेस HPO3, बताओ किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है HNO3। ये वो डेंजर पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है, उस गलती को मत करना, ठीक है। तुम्हें गलतियाँ बता दी जा रही हैं ताकि तुम उसको नहीं रिपीट करो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें एलिमेंट डिफरेंट है बट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो यानी कि हमेशा एक काम क्या करो, जब भी ऑक्सी एसिड को देखो तुरंत ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो बताओ ऑक्सी एसिड्स कैसे पहचानते हैं? उस पर्टिकुलर एसिड में O भी होगा और H भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? यहाँ पे निकालने का 8 - 3 +5 और यहाँ पे +5। डिफरेंट एलिमेंट, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो साइज का कैसा रिलेशनशिप चलेगा? इनवर्स। फॉस्फोरस वर्सेस आर्सेनिक, किसका साइज बड़ा है? आर्सेनिक। साइज बड़े होने से एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, तो ये आएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपको दिया गया HiO4, HClO4, HbRO4। हमारी दिमाग की शैतानी खोपड़ी तुरंत दौड़ेगी, अरे वाह, चलो यहाँ पे डाउन द ग्रुप चलें, और डाउन द ग्रुप चलकर इसमें फटाफट हम नियम लगा देते हैं, ये हमारा दिमाग चलेगा। बट यहाँ पे आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो एक बार। तो यहाँ पे ये कितनी आएगी? +7। यहाँ पे कितना आ रहा है? +7। यहाँ पे कितना आ रहा है? +7। रिलेशनशिप कैसा चलेगा उसके साथ? इनवर्स का। कैसा चलेगा? इनवर्स का। जितना बड़ा साइज उतना गंदा वो एसिडिक। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर कुछ इस प्रकार से है। ये ऐसा, ये आपके रूल्स थे जो आपको पता होने चाहिए, एकदम अच्छे से दिमाग में फिट, मतलब फिट, ठीक है। इसमें गड़बड़ अगर हुई तो मरे, इसमें गड़बड़ हुई तो मरे, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखना, जब आप ग्रुप में काम करते हो तो ग्रुप में काम करते वक्त सावधानी बरतना अति आवश्यक है, ठीक है। कितने अपने ये पॉइंट्स हो गए हैं नोट्स के, जरा चेक कर लेते हैं। हम लोग ऑक्सी एसिड्स में घुसे थे, तो ये हमारा 7th पॉइंट है। ये किसी इंसान की लगता है खटारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हम लोगों को डी ब्लॉक में, क्योंकि हम लोग ना जो पॉलिंग स्केल के द्वारा दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वो S ब्लॉक के लिए पढ़ते हैं, हम उसको P ब्लॉक के लिए याद रखते हैं, हम उसको D ब्लॉक के लिए कभी याद नहीं रखते। तो D ब्लॉक के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, 3D सीरीज है ना, 4D सीरीज, इस तरीके से नीचे जाते हो, तो टॉप टू बॉटम जाने पर डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। ये बस याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है, याद रखना। जैसे क्वेश्चन के तौर पर आपके पास है AU2O, आपके पास है Ag2O और आपके पास है Cu2O, बोलो क्या होगा? तो ये सारे के सारे कॉइनेज मेटल्स हैं। कॉपर आता है, कॉपर के नीचे सिल्वर आता है, सिल्वर के नीचे गोल्ड आता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई? आपके Au की हुई। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब तुम बोलोगे मैडम यहाँ पे आप साइज का फैक्टर क्यों नहीं लगा रहे, हम ग्रुप में जा रहे हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन,
लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन याद है ना, साइज को ऑलमोस्ट सेम कर देता है ना, याद आया। इसमें नो साइज फैक्टर, इसमें सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डी ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का ये ऑर्डर सेट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑर्डर सेट हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है, खत्म, इतनी टेंशन। अब कई बार क्वेश्चन वाला ना बेसिक भी पूछ लेता है यार कि बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करो, तो यार मैं तो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करती हूँ और उसके बाद मैं उसको उल्टा कर देती हूँ ऑर्डर को, तो वो बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज हो जाता है। कोई भी पगला ऐसा नहीं करता है कि एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से अलग अरेंज कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से अलग, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चीज़ें रोकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा लेवलिंग इफेक्ट होगा और साथ ही साथ में कल का जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का वीडियो अटका हुआ है यार 3 न्यूमेरिकल्स का, उसको भी उम्मीद करती हूँ कि अब मैं ये क्लास रोकूँ तो मेरा वीडियो डिलीट ना